सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था थर्मोडायनेमिक्स और अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। होप कि आपने सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिया होगा थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से श्योर शॉर्ट है कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आएगा। एटलीस्ट मतलब होता है मिनिमम, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जिसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत बहुत कम होती है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले ही याद है और उस फॉर्मूले को अप्लाई करना आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी था, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक ऐसा चैप्टर है ना, जो मैं फॉर्मूले आपको बस बताऊंगा उस फॉर्मूले को आप याद कर लोगे। बहुत कम फॉर्मूले हैं, तो जो क्वेश्चन आने वाले हैं उस सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, ज्यादा कुछ याद रखना है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और जो डायरेक्ट याद किया जा सकता है रिवीजन के तौर पे, उसे मैं डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है ना। और ढेर सारे फिर अच्छे से क्वेश्चन करूंगा, जितने टाइप के क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, ठीक है। और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, साथ साथ नोट्स बनाते जाना और टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाना, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे उन नोट्स को ना तो आप नोट्स भी भूल जाओगे, ठीक है। तो मेरे जो भी लेक्चर होते हैं सबके नोट्स बनाओ, ठीक है। उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाओ। और अगर आवाज अच्छे से सुनाई नहीं देती है तो प्लीज ईयरफोन का यूज करो। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड होती है ना उसको 480p रेजोल्यूशन में देखा करो, ठीक है ना। वो ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। और प्लीज ईयरफोन लगाया करो और फिर देखा करो, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज हम लोग जानेंगे आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था थोड़ा बहुत, ठीक। यहां थोड़ा सा और देखते हैं। देखो, आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन यूज होता है वो होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर, पी प्रेशर और वी वॉल्यूम होता है, ठीक है। इतना हमको पता है। अच्छा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ये होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाई मोलर मास, मास ऑफ सब्सटेंस बाई मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। इसको याद रखना, ठीक है ना। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, ये आपको यूज आने वाला है, ये आपका यूज आने वाला है, ठीक है ना। ये और ये दोनों याद रखना कि ऊपर मास ऑफ सब्सटेंस होता है और नीचे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, इंप्लाइज दैट पीवी इज इक्वल टू एम बाई कैपिटल एम इंटू आरटी हुआ आपका, ठीक है। अच्छा, अब डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। नहीं जानते हो तो जान लो। तो पी इज इक्वल टू एम बाई वी इंटू 1/m इंटू आरटी हो गया। इसको रिअरेंज करके लिखा था तो P इज इक्वल टू एम बाई वी क्या हो गया आपका, रो हो गया। रो मतलब डेंसिटी, RT बाई एम, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वॉल्यूम को इस साइड लाया, ठीक है ना। तो ये m बाई वी बन गया और ये 1/m इंटू आरटी हो गया। तो P इज इक्वल टू रो RT बाई एम, इंप्लाइज दैट, ठीक है। रो की वैल्यू क्या आई, रो की वैल्यू आ गई आपके पास PM बाई RT। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रो इज इक्वल टू PM बाई RT, इसको आप याद रखना। मतलब अगर आपको डेंसिटी निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, रो इज इक्वल टू PM बाई RT से, ठीक है ना। चलो अब देखो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो होती है R बाई N नॉट, ठीक है। जहां की जो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और जो N नॉट है वो है एवोगाड्रो नंबर। क्या है, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर की जो आपके पास वैल्यू होती है, ठीक है ना। एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है। ये होता है हमारे पास एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू, ठीक। अच्छा, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिवर्सल कांस्टेंट गैस कांस्टेंट की वैल्यू रख दो और एन नॉट की वैल्यू रख दो, मतलब ये वैल्यू रख दो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, R बाई एन नॉट सोल्व करोगे तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.38 इंटू 10 का पावर -23 जूल पर केल्विन,
क्या आती है, जूल पर केल्विन। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, ठीक है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की ये वैल्यू तो होती ही है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट हो गया, आपको समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू आई, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में ये याद रखना है आपको, और ये भी याद रखना है कि इसकी वैल्यू R/N0 होती है, ठीक। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में लिखना चाहूं, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे इसको। m क्या है, मोलर मास ऑफ गैस है। मान लो एक कंटेनर में बहुत सारे गैस भरे हुए हैं, ठीक है, मतलब एक गैस भरा हुआ है, तो जो गैस है वो बहुत पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स के मिलकर बना होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होगा। तो मान लो इसमें N0 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कितना है, N0 मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, तो अगर आपको एक मॉलिक्यूल का मास पता हो, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल पता हो जो कि स्मॉल m है, ठीक है, तो जो मोलर मास की जो वैल्यू होती है, मोलर मास, वो होती है m इंटू N0, वेयर N0 इज एवोगाड्रो नंबर, याद रखना। और मान लो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें मान लो n मॉलिक्यूल्स हैं, ये n मॉलिक्यूल्स मिलके एक गैस बना रहा है। जैसे एक गैस है हमारे पास, तो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही ना, बहुत सारे, ठीक ना। अब गैस एक सिंगल पार्टिकल तो होता नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो एक मॉलिक्यूल का मास m है, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल का मास m है। अच्छा, और मान लो उसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर आप मास ऑफ गैस फाइंड करना हो आपको, मास ऑफ गैस फाइंड करना हो आपको, तो वो कितना बोलोगे, एक मॉलिक्यूल का मास m है, ठीक है, तो n का कितना होगा, m इंटू n होगा, ठीक है। और मोलर मास निकालना हो तो m इंटू एवोगाड्रो नंबर कर देना। ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। मास ऑफ गैस mn होता है, स्मॉल mn होता है, वेयर स्मॉल m इज व्हाट, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, और मोलर मास स्मॉल m इंटू N0 होता है। क्या होता है, स्मॉल m इंटू N0 होता है। अच्छा, इतना हमें क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे रो इज इक्वल टू PM/RT है, ठीक, तो रो इज इक्वल टू PM/RT इज इक्वल टू P इंटू m की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, मोलर मास की वैल्यू लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू N0, स्मॉल m इंटू N0 बाई, ठीक है, R इंटू T इज इक्वल टू, देखो P इंटू m बाई R/N0, इसको लिख सकते हैं R/N0, तभी तो ये N0 ऊपर चल जाएगा, इंटू T। और R/N0 की वैल्यू कितनी होती है जरा बताना, तो K होती है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लोग K से डिनोट करते हैं, PM/KT होता है। इसका मतलब कि ये कि रो की जो वैल्यू है वो PM/KT होगा, ठीक है, क्या होगा, PM/KT होगा, किसके टर्म्स में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R/N0 होता है। और ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि मास ऑफ गैस कैसे लिखते हैं और मोलर मास ऑफ गैस कैसे लिखते हैं, ठीक है। मोलर मास ऑफ गैस के लिए स्मॉल m को हम लोग N0 एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और सिंपल गिवन मास को आपको फाइंड करना है गैस का, ठीक है। तो आपको कैसे फाइंड करना है, n अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल m है तो m इंटू n कर देना, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पे सीखी और सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलो इतना हमने पढ़ लिया। देखो घबराना नहीं, ठीक है ना, घबरा जाओगे तो यार कुछ भी नहीं होने वाला, घबराने से सिर्फ आप ही का लॉस होगा, ठीक है। हिम्मत रखो, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बहुत कम फॉर्मूले हैं, नीट में बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। और जितना इंपॉर्टेंट है, जहां जितना एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ मैं उतना एक्सप्लेन करता हूँ। जितना बोलता हूँ उसके बेसिस पे नोट्स बनाओ, जितना लिखता हूँ उसके बेसिस पे नोट्स बनाओ, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन यार मतलब लेक्चर को रेगुलर देखा करो, ठीक है। मैं देखता हूँ किसी लेक्चर को 2000 बच्चे देख रहे हैं, तो किसी लेक्चर को 8000 बच्चे देख रहे हैं, तो किसी लेक्चर को 10,000 बच्चे देख रहे हैं, तो किसी लेक्चर को 1000 बच्चे नहीं देख रहे हैं। हर चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर पढ़ो, तभी किसी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर चैप्टर फिजिक्स में लिंक्ड होता है एक दूसरे के, ठीक है। चलो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देखो कितना भयानक लग रहा है सुनने में, ठीक है। देखो क्या बोलता है ये, मान लो आपके पास एक कंटेनर है, दो कंटेनर है मान लो, ठीक। इसमें गैस भरा हुआ है, इसमें भी गैस भरा हुआ है, इसमें गैस A भरा है, इसमें गैस B भरा है, ठीक। अच्छा, जब इसमें गैस A भरा हुआ था तो इसमें जो प्रेशर था वो क्या था, P1 था,
इसमें जब गैस बी भरा होता है उसमें प्रेशर कितना था, P2 था। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इन दोनों को मिला दे रहा हूं, ठीक है, एक कंटेनर में गैस ए को और गैस बी को, मतलब अब गैस ए प्लस बी दोनों है इसमें, ठीक, गैस ए प्लस बी दोनों है इसमें। तो अगर ये जो दोनों गैस हैं दोनों नॉन रिएक्टिंग हो, नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या होता है सर, नॉन रिएक्टिंग का मतलब जानते होंगे केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे तो, ठीक है, कि दो गैसेस को मिला दो, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, जैसे जैसे H2 प्लस O2 क्या मिलकर बना देता है, H2O मिला देता है। तो ये दोनों गैस इस तरीके से है ना कि एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे और नया कंपाउंड नहीं बनाएंगे। तो अगर दोनों नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं तो इन दोनों को मिलाने के बाद, गैस ए और गैस बी को मिलाने के बाद एक कंटेनर में, इसमें जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, वो होगा P1 प्लस P2, ठीक है। बस यही था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन कराऊंगा। देखो इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे कम है, पहले सारे कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं फिर लाइन से सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। मतलब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे नीट में एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि मतलब उसका जो लाइन है ना, मतलब क्वेश्चन का लाइन इतना लंबा दिया हुआ है और सॉल्यूशन बस इतना ही है उसका, ठीक है। मैं क्वेश्चन को करवाऊंगा, अब देखना कितना आसान है वो क्वेश्चन, ठीक। चलो इतना हम पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में, कि एक्चुअली में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी क्या, ठीक है ना, और इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको याद रखना है क्या क्या, सुनो। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बहुत सारे एजम्पशंस थे। क्या थे? एजम्पशंस थे। उन एजम्पशंस को याद रखना है। एजम्पशंस बहुत सारे हैं, कौन कौन से एजम्पशन को आपको याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो पहला एजम्पशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल। सबका मतलब समझाऊंगा जितना भी लिख रहा हूं, ठीक है ना। आइडेंटिकल एंड परफेक्टली इलास्टिक, ठीक। सेकेंड, द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, द साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल in comparison to intermolecular distance, ठीक। तीसरा आपको क्या याद रखना है, देखो collisions between molecules are elastic, are perfectly elastic, ठीक है। अच्छा, चौथा ये क्या याद रखना है आपको, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक। चौथा ये आपको याद रखना है, ठीक। ये 4 पॉइंट हो गया, और भी कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। देखो 5वां पॉइंट क्या याद रखना है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन among molecules is negligible. Force of gravity is also negligible, ठीक है। ये सारे एजम्पशन आपको याद रखना है। इतना एजम्पशन याद कर लेंगे तो आपको काम बन जाएगा। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक थ्योरी थी गैसेस के बारे में, बस इतना याद रखो, ठीक है। अच्छा, जिसमें कि कुछ एजम्पशंस किए गए थे, बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करने के लिए। मैं आगे बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा, सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ही डिराइव किए गए हैं, ठीक है ना। तो उनको डिराइव करने के लिए हम लोग फिजिक्स में हर एक फॉर्मूले को डिराइव के लिए कुछ ना कुछ एजम्पशन लेते ही हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिराइव करने के लिए ये 5 एजम्पशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन 5 को याद रखना, ठीक। यही नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला एजम्पशन क्या बोलता है कि मान लो आपका एक कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारे गैस हैं, मतलब सॉरी कंटेनर में गैस है, ठीक है ना। तो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एक गैस है बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होता है। सारे मॉलिक्यूल से, इस मॉलिक्यूल को देख लो, सारा एक ही गैस है, एक गैस का ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर गैस बना होगा, ठीक है। तो अगर इस मॉलिक्यूल को देखो, चाहे इस मॉलिक्यूल को देखो, चाहे इस मॉलिक्यूल देखो, सब आपस में आइडेंटिकल हैं, ठीक है। क्या है? सब आपस में आइडेंटिकल हैं।
और सभी परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर में मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक दूसरे से वो टकराते हैं और दोनों के सेम मासेस हैं, ठीक है, और सेम लाइन में टकराते हैं, तो दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है ना, ये मैंने बताया था। और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होता है टकराने के बाद उन लोग अपना शेप जो है दोबारा रिगेन कर लेते हैं। सब कुछ मैंने बताया था आपको सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में। आप वो चैप्टर नहीं देखे हो तो प्लीज उस चैप्टर को जाकर देखो, ठीक है ना। हर चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। परफेक्टली इलास्टिक है, तो पहला चीज ये हुआ, ठीक। अच्छा, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या था। द साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, किसी भी दो मॉलिक्यूल को ले लो, ठीक है, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, मान लो वो आर है, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल का जो साइज है, मान लो ये मॉलिक्यूल स्फीयर है, ठीक है, तो उसका रेडियस है मान लो आर ई, ठीक है, तो इसका जो साइज है वो नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में, मतलब कि आर इज वेरी 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 लेस देन आर, ये आपसे बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तीसरा पॉइंट क्या बोलता था, कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, वो तो मैं समझा चुका कि दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो दोनों के बीच में जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। अच्छा, अब क्या बोला है, देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, चौथा पॉइंट, ठीक है, मतलब कि देखो इसके पास मास है और इसके पास भी मास है, ठीक है ना, इस मॉलिक्यूल के पास। तो सर ने बताया था कि अगर दो पार्टिकल के पास मासेस होते हैं तो दोनों के बीच में मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो वो हमको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है, वो हमको नेग्लेक्ट करना है। तो कोई भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के बीच में नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छा, पांचवा पॉइंट क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नेग्लिजिबल है। अब इस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, तो जाहिर सी बात है उस पर स्मॉल m इंटू जी अर्थ लगा रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो भी नेग्लिजिबल आपको मानना है। क्या मानना है? उसको भी आपको नेग्लिजिबल मानना है, ठीक। अच्छा, इतना था, ठीक है। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो जो आपका रिजल्ट निकल के आया, जो जो फॉर्मूले, उन फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा उसमें समझने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखो, जितने फॉर्मूले मैं बता रहा हूं उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। चलो, अब देखो ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में एक गैस भरा हुआ है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो होते हैं ना पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो रेस्ट पे नहीं रहते हैं, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये इस पे भी टकराएगा, इस पे भी टकराएगा, ये मॉलिक्यूल इधर कभी ना कभी आके इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा। तो जब कोई भी चीज किसी भी चीज पर टकराती है तो वो प्रेशर जनरेट करती है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो इस कंटेनर के वॉल्स पे मतलब ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल, वो ये वॉल, इस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। वो प्रेशर है मान लो P, तो उस प्रेशर P की जो वैल्यू होती है वो होती है N इंटू M, ठीक है, बाई 3V इंटू VRMS का होल स्क्वायर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पे नेट में। सर लिख तो दिए, बताइए कि ये सब क्या होता है, ठीक। देखो सारी चीजें इजी हैं, बहुत इजी हैं, ठीक है, बस इतना याद रख लो कि काम बन जाएगा आपको, ठीक है ना। ये क्या है जरा बताना तो, प्रेशर exerted by gas molecules on the container, ठीक है। इस कंटेनर पर जितना भी प्रेशर लग रहा है इस गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उसकी वैल्यू है ये। सर ये V क्या है? ये है आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में गैस को रखा गया है वो है उसकी वॉल्यूम है, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। ये N क्या है सर? गैस है यहाँ पे, तो ये N मोल्स ऑफ गैस है, N मोल्स ऑफ गैस, गैस के कितने मोल्स इस कंटेनर में भरे हैं वो है। M क्या है सर? M है आपका मोलर मास ऑफ गैस, क्या है? मोलर मास ऑफ गैस। VRMS क्या है सर? यह है आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। अच्छा, याद रखना कि कभी भी प्रेशर एग्जर्टेड बाय, ठीक है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन कंटेनर की बात हो और क्वेश्चन में स्पीड गिवन हो प्रेशर से रिलेटेड, तो वो हमेशा VRMS ही गिवन होगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है।
क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया रहता है ना कि आपको फाइंड करना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द कंटेनर, ये आपको फाइंड करना रहेगा। और क्वेश्चन में क्या यूज करेगा कि स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज दिस, ठीक है, यही यूज करेगा। तो समझेंगे सर, सब लोग क्या समझते हैं, बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, कह रहे सर ने तो बताया था कि ये तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है, क्वेश्चन में तो स्पीड लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज दिस, तो हम क्या रखें, ठीक है। तो वो जो स्पीड दिया हुआ है वो VRMS की ही बात कर रहा होगा, कब, जब आपको क्वेश्चन में ये बोला हो कि प्रेशर इंजेक्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द कंटेनर फाइंड करना है, तो ठीक है, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो VRMS की वैल्यू होती है ना, VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, तो RMS इसको बोलते हैं RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। RMS स्पीड की जो वैल्यू होती है वो होती है √3RT बाई कैपिटल M, ठीक है। यहाँ पे T क्या है जरा बताना, तो T है टेम्परेचर इन केल्विन। जितना भी मैं अभी तक सब कुछ बता रहा हूँ टेम्परेचर के बारे में, सब टेम्परेचर जो है वो केल्विन में रखना है, ठीक है, केल्विन स्केल पे। M क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, क्या है, मोलर मास ऑफ गैस। और आप R की वैल्यू तो जानते ही हो, R की वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो RMS स्पीड की वैल्यू ये होती है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर T, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर T, ठीक है, एंड मोलर मास ऑफ गैस M, RMS स्पीड इज गिवन बाई √3RT बाई M। तो सर इसमें याद क्या रखना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अभी मैंने जितने एजम्पशन बनाए वो याद रखना, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द कंटेनर, ये याद रखना। इसमें N क्या होता है, कैपिटल M क्या होता है, ठीक है, कैपिटल M क्या होता है, N क्या होता है, VRMS क्या होता है, V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सब कुछ याद रखना, ठीक है, और RMS स्पीड की वैल्यू याद रखना। चलो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये RMS स्पीड हम देख लिए, ठीक है। RMS स्पीड के बारे में थोड़ा सा और जान लो। जैसे मान लो ये RMS स्पीड निकालते कैसे, मान लो आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का स्पीड दिया हुआ है मान लो 2 मीटर पर सेकंड, इस मॉलिक्यूल का मान लो स्पीड दिया 4 मीटर पर सेकंड, और इस मॉलिक्यूल का मान लो दिया है 6 मीटर पर सेकंड। आपको बोला जाए, ठीक है, कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स का कंबाइंड RMS स्पीड फाइंड करो, ठीक है। तो RMS स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखो, √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डैश 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 VN स्क्वायर बाई N, wherein N is what? N is number of molecules, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। V1 क्या है, फर्स्ट मॉलिक्यूल का स्पीड, V2 क्या है, फर्स्ट मॉलिक्यूल का स्पीड, सेकंड मॉलिक्यूल का स्पीड, V3 क्या है, थर्ड मॉलिक्यूल का स्पीड, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तीनों की स्पीड दी हुई है, तो बताओ कि RMS स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या होगी जरा बताना, तो देखो RMS क्या होगा, RMS स्पीड क्या होगा जरा बताना, तो ये होगा √V1 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस V2 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस V3 का स्क्वायर मतलब 36 बाई N, N इज व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कितना, 1 2 3 मॉलिक्यूल बाई 3। इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना, आपको RMS स्पीड मिल जाएगा। तो या तो आपको टेम्परेचर गिवन होगा और मोलर मास गिवन होगा, तो RMS स्पीड इस साइड से निकाल लेना, ऐसे निकाल लेना आप, या फिर ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में तो RMS स्पीड ऐसे निकाल लेना, ठीक। तो ये आप था आपका RMS स्पीड, ठीक है ना। देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, और एवरेज को मीन भी बोलते हैं, ठीक है, मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर क्वेश्चन में आपको मीन स्पीड फाइंड करना हो, डायरेक्ट फाइंड करने को आएगा, सब कुछ गिवन होगा आपको, ठीक है ना, यही तो मजेदार बात है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, सब कुछ दिया होगा, बस आपको एक चीज नहीं दिया होगा, आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और डायरेक्ट फाइंड करना है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं कह रही ये कैसे होगा वो कैसे होगा, फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। अच्छा, अब मान लो आपके पास 3 पार्टिकल हैं, 1 2 3, इसका स्पीड है V1, इसका स्पीड है V2, इसका V3 है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे ऐसे, एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई N, वेयर N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, और अगर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पूछे टेम्परेचर के टर्म्स में, तो वो होता है V मीन, मतलब कि मीन स्पीड इज इक्वल टू √8RT, ठीक है, बाई पाई M, ठीक है। M क्या है, मोलर मास, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, ये क्या है, मोलर मास। मैं बार बार बोल रहा हूं, टेम्परेचर को कभी भी आप डिग्री सेंटीग्रेड में मत रख देना, बच्चे यही गलते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन ही रखना, ठीक है, केल्विन में ही टेम्परेचर यहाँ पे रखना। केल्विन में टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो 273 से ऐड कर देते हैं, R की वैल्यू आपको पता ही है, तो V मीन हो जाता है √8RT बाई पाई M, ठीक है ना, ये हो जाता है। अच्छा, जो तीसरी स्पीड होती है हमारे पास वो होती है
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का थोड़ा सा डिफिनीशन देख लो, ठीक ना, थोड़ा सा इसका डिफिनीशन देख लो। एट अ गिवन टेम्परेचर, इसका मतलब समझाता हूं, एट अ गिवन टेम्परेचर द स्पीड टू विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिलोंग्स इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या मतलब हुआ सर इसका? अगर मैं बोल दूं कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक कंटेनर में मान लो एक गैस रखा हुआ है, तो उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास 3 टाइप की स्पीड पॉसिबल होती है, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड। उसमें से ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होती है, उसमें से ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब देखो मैं इसको लिख के नहीं बताया आपको, लेकिन बोल के समझा दिया, तो इसका नोट्स बना लो अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू √2RT बाई कैपिटल M। फिर से मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल M मोलर मास, T इन टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। ये तीनों स्पीड की वैल्यू आपको याद रखनी है, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और क्या याद रखना है आपको, और याद रखना है आपको आरएमएस स्पीड, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो आपको एवरेज वेलोसिटी पूछ दिया, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये 0 होता है, ठीक है। जहां भी 0 होगा टिक मार देना, ठीक है। बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज, ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा आपको √8RT बाई पाई, इसको टिक मार कर देंगे। भाई यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मैंने बोला है और यहाँ पे एवरेज स्पीड बोला है, इस चीज का याद रखना क्वेश्चन में कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है और ऑप्शन में 0 हो तो एक बार दोबारा पढ़ लेना कि एवरेज स्पीड ही पूछा है कि नहीं पूछा है, ठीक है। हो सकता है एवरेज वेलोसिटी पूछा हो, तो एवरेज वेलोसिटी पूछा हो तो 0 मार देना, ठीक है। अच्छा, अब देखो जितने भी फॉर्मूले थे ना उसको आप डेंसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं कि कैसे चेंज करेंगे डेंसिटी में और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का बता रहा हूं, आप एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड का खुद से निकाल के देखना, ठीक है, कि डेंसिटी के टर्म्स में कैसे उसका फॉर्मूला लिखेंगे और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना। चलो मैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का आपको बता रहा हूं, √2RT बाई M, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये आइडियल गैस है, ठीक है, क्योंकि ये आइडियल गैस है तो मैंने बताया कि रो इज इक्वल टू PM/RT होता है। तो यहां से मोलर मास की वैल्यू कितनी आ गई, M इज इक्वल टू आ गया √RT बाई P, कितना आ गया, √RT बाई P आ गया, ठीक। तो यहां से V की वैल्यू रखो, V इज इक्वल टू 2RT बाई M, M की वैल्यू कितनी है, √RT बाई P, √RT बाई P, ठीक। तो देखो यहां से RT और RT कैंसिल हो गया और यहां से आया V इज इक्वल टू √2P बाई रो। तो देखो रो क्या है, यहाँ पे डेंसिटी है, मैंने अभी ये फॉर्मूला बताया, डेंसिटी ऑफ गैस निकालना हो तो PM/RT लिख सकते हो, पहले स्लाइड में बताया। तो V इज इक्वल टू √2P बाई रो। तो डेंसिटी के टर्म से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखो V इज इक्वल टू √2RT बाई M है आपका, ठीक। अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसको, V इज इक्वल टू √2RT बाई M है, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था मोलर मास को हम लोग स्मॉल m इंटू n0 एवोगाड्रो नंबर भी लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने बताया था आपको, ठीक, पहले स्लाइड में ही। अच्छा, वेयर m इज व्हाट, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, बहुत सारे मॉलिक्यूल से गैस बना होगा, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, m है, ठीक है। तो यहां पे m की वैल्यू रख दो, दिया जाएगा 2RT बाई M, मतलब m इंटू n0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R बाई n0 क्या होता है जरा बताना, तो R बाई n0 होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मैंने बताया पहले स्लाइड में आपको, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका √2KT बाई स्मॉल m, कितना आ जाएगा, √2KT बाई स्मॉल m। तो देखो ये आपको आ गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। होमवर्क में आपको क्या दे रहा हूं कि एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड फाइंड करना डेंसिटी के टर्म्स में और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में। प्रोसीजर सेम रहने वाला है, ठीक है, प्रोसीजर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये हमने तीनों टाइप की स्पीड पढ़ ली।
चलो आगे देखते हैं, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज क्या है ये और कितना जानना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसको कि मैं कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूं, ए नॉट से नहीं कर रहा हूं। ए नॉट किसको बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर को, which whose value is what 6.02 into 10 का पावर 23। यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन है एंड v इज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इसमें हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ग्राफ ऐसा हमको मिलता है, ऐसा बताता हूं, सब कुछ समझाऊंगा, घबराना मत, कितना भयानक दिख रहा है सर। ठीक है, घबराना नहीं, घबराने से कभी काम नहीं बनता है। ठीक, अच्छा ये जो ग्राफ है, ये वाला वो T1 टेम्परेचर पे क्या बोलते हैं ड्रॉ किया गया है। ठीक है ना, ये जो ग्राफ है ये वाला वो T2 टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है, और ये जो टेम्परेचर है, ये जो ग्राफ है ये वाला, ठीक है, वो T3 टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर इस एक्सिस पे ये यहां पे मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, ये डिनोट करता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? डिनोट करता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट जिसका हाईएस्ट पॉइंट है, वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी वाले एक्सिस पे, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को आपको डिनोट करता है। इस वाले को करो तो, ठीक है, देखो इसको डिनोट करेगा, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा। ठीक है, तो T1 से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड V1 इसको मान लेते हैं, इसको हम V2 मान लेते हैं, और देखो इसको हम V3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आप ग्राफ से देखोगे, ठीक है ना, ग्राफ से देखोगे तो अगर ये V1 V2 V3 है, ठीक है, तो जो टेम्परेचर में रिलेशन होता है वो होता है T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, अच्छा इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, सुनो। ठीक है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा कि ये जो पॉइंट है ऐसे ऐसे यहां से इसके हाईएस्ट पॉइंट से यहां पे ड्रॉप किया इसको, तो ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, आपके पास 3 ग्राफ दिया रहेगा, ऐसा ग्राफ दिया रहेगा, ऐसा ग्राफ दिया रहेगा, ऐसा ग्राफ दिया रहेगा। बोला जाएगा कि ये वाला ग्राफ T1 टेम्परेचर पे, ये वाला ग्राफ T2 टेम्परेचर पे, और ये वाला ग्राफ T3 टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया। तो बताओ टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा? तो टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा? T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर, देखो T3 सबसे बड़ा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है वो नीचे स्लाइड होते जा रहा है। देखो अब मान लो T4 पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो T4 पे ड्रॉ करेंगे तो ये वाला हाईएस्ट पॉइंट और स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, T4 पे ड्रॉ करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये हाईएस्ट पॉइंट ऐसे ऐसे स्लाइड करते जा रहा है, देखो ऐसे। ठीक है, तो बस इतना ही पूछने वाला, टेम्परेचर में रिलेशन और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिया, इतना हमको समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अगर आप डिफिनेशन याद रखना चाहते हो तो डिफिनेशन याद कर लो। ठीक है, देखो इसका डिफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज in which a molecule or an atom can exhibit motion or have energy is called degree of freedom। इसको DOF से डिनोट करता है। सर इसको समझा दीजिए होता क्या है। ठीक है, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी रेगुलर क्लास नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको समझाने से कोई फायदा नहीं आपका, क्योंकि बस टाइम वेस्ट ही होगा। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, डिफिनेशन नहीं आएगा। तो डिफिनेशन आप बस रट लो। ठीक है ना, कि
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन ईच मॉलिक्यूल और एटम कैन एग्जिबिट मोशन और हैव एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब ये होता है ना कि एक मॉलिक्यूल कितने तरीके से एनर्जी स्टोर कर सकता है और कितने तरीके से मोशन कर सकता है। ठीक है, कितने तरीके से मतलब देखो मोशन कैसे कैसे होते हैं, ट्रांसलेशन मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। तो अगर ट्रांसलेशन मोशन मान लो 3 तरीके से कर सकता है, लेफ्ट जाके, राइट जाके, अपवर्ड जाके, कैसे भी जाके। ठीक है, तो उसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से पता करते हैं। ठीक है ना, मतलब कितने तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल मोशन कर सकता है या कितने तरीके से एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। डिटेल में हम लोग इसको रेगुलर क्लासेस में समझेंगे। ठीक है ना, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, रिवीजन के तौर पे यहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो क्वेश्चन आएगा कहां से, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग गैसेस के लिए आपको याद रखना होगा। ठीक है, एटॉमिसिटी, यहां पे कॉलम बना लो आप, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, देखो आपको क्या है, एटॉमिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। देखो इसको थोड़ा सा इजी करता हूं आपको, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मतलब जिसके पास एक एटम, जैसे एआर, आर्गन, नियॉन। ठीक है, एक इसके पास एटम होता है, एसेट्रा। ठीक है, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक मतलब जिसके पास 2 एटम हो। ठीक है, जैसे O2 हो गया ऑक्सीजन, Cl2 हो गया क्लोरीन। ठीक है, N2 हो गया आपके पास क्या, नाइट्रोजन। ठीक है, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक अगर लीनियर हो, लीनियर का केस हो, और ट्राई एटॉमिक अगर नॉन लीनियर का केस हो। ठीक है, तो क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया है। डाई एटॉमिक में होता है 5। ठीक, ट्राई एटॉमिक में 2 केसेस होता है, अगर मॉलिक्यूल लीनियर शेप का हो। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। अगर ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर हो तो वो होता है 6। ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ये सब आपको कुछ नहीं जानना है, मैंने बस लिख दिया। बस इतना समझ लो कि अगर क्वेश्चन में मोनो एटॉमिक गैस हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटॉमिक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, ट्राई एटॉमिक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। बस ये याद रखना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि ट्राई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ तो कितना होता है, तो हम क्या मारेंगे, 5 मारेंगे कि 6 मारेंगे। तो याद रखना कि ऑप्शन में एक ही गिवन होगा आपको। ठीक है ना, या तो 5 गिवन होगा या तो आपको 6 गिवन होगा, उसको आप टिक मार देना। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, क्या आया हुआ है नीट में। ठीक है, चलो इतना हम समझ लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, इस पे कभी क्वेश्चन आएगा सर, इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। इसके स्टेटमेंट में बस आपको लिख दे रहा हूं, वो स्टेटमेंट बस याद कर लेना, रट लेना, बहुत आसान स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये क्या बोलता है, देखो द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among its all degree of freedom and the energy associated with each degree of freedom at absolute temperature T is half kT। बस सर इस स्टेटमेंट को समझा दीजिए। देखो इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आने ही नहीं वाला आपको। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट बस दिया रहेगा आपको। ये हो सकता है पूछ सकते कि मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, तो 4 स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें से ये टिक मारना होगा। तो अभी के लिए बस ये स्टेटमेंट याद कर लो, बहुत ईजी है कि एक गैस मॉलिक्यूल है, उसका टोटल एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अमोंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो और टेम्परेचर T गिवन हो तो उस मॉलिक्यूल के साथ जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ kT होगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम ये बोलूंगा, मैं आपको ये बोलूं कि फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, अगर गैस के एक मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है ना, तो एनर्जी रिलेटेड टू F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
मतलब एक मॉलिक्यूल है आपके पास, उसके पास F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है FkT/2। क्या होती है? FkT/2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं यही बोल दूं कि एनर्जी रिलेटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हो, ठीक है, तो यहाँ F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका KT/2, दैट इज हाफ KT, ठीक है। तो सर याद क्या रखना है इसमें? ये याद रखना है कि मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल एनर्जी का स्टेटमेंट ये होता है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए, ठीक है, अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो FkT/2 एनर्जी होता है उसका, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो तो हाफ KT होता है। समझ में आया? समझ में आया? देखो, तो यही था आपका, ठीक है ना, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। गैसेस के पास बहुत सारे टाइप के काइनेटिक एनर्जी होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम लोग वही पढ़ेंगे। देखो, पहला होता है आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज गिवन बाय ET इज इक्वल टू, दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू एम इंटू वी RMS का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? एम क्या है आपके पास? मोलर मास है। एम क्या है आपके पास? मोलर मास है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये क्या है आपके? मोलर मास है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मजे की बात क्या है कि वी RMS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3RT/M। ये होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो वी RMS का स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या आएगा? वी RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT/M। ये आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक। तो यहां पे इसको जरा रखो, तो ये आपका आ जाएगा ET इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू 3RT/M। ये आया कि नहीं आएगा? तो M कैंसिल हो गया, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू आपका NRT होता है। क्या होता है? PV इज इक्वल टू NRT आपका होता है। तो अगर मैं 1 मोल गैस की बात करूं, 1 मोल गैस की, तो यहां से PV इज इक्वल टू आपके पास RT हो गया। तो RT की वैल्यू PV आ गई यहाँ पे, तो इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? जरा बताना। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो 3/2 PV, ठीक है। 3/2 PV फॉर हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। तो PV के फॉर्म में 1 मोल गैस के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट याद रखना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू कैपिटल M इंटू वी RMS का स्क्वायर होता है, ठीक है। वहां से ये डिराइव करना बस सीख लो, ये फॉर्मूला मत याद रखना, ठीक। चलो दूसरा देखो, दूसरा आपके पास होता है मोलर काइनेटिक एनर्जी। मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, बोलते हैं मीन मोलर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या बोलते हैं? मीन मोलर काइनेटिक एनर्जी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू 3/2 N0KT, ठीक है। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना, कुछ समझना नहीं है इसमें, बस डायरेक्ट याद कर लेना इस फॉर्मूला को, ठीक है ना। कि अगर मान लो आपके पास N0 दैट इज एवोगाड्रो नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.0 इंटू 10⁻23। K क्या होता है यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है। T क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन होता है, ठीक है। तो आपसे अगर बोला जाए कि बताओ एट अ टेम्परेचर T इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस? तो आप क्या बोलोगे? सर ने तो बताया था कि E इज इक्वल टू 3/2 N0KT। N0 की वैल्यू तो हमको पता है, घबराना मत। कितनी होती है? 6.0 इंटू 10⁻23। K क्या होता है? बच्चे घबराते थे, K क्या है भाई? K तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सर ने तो बताया था उसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने फाइंड किया था फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख देना, मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड देखो, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी और मीन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो आप क्या क्या फाइंड करोगे, ठीक है। देखो, तो अगर मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करने को बोल दे तो इसका जो फॉर्मूला आपका आ जाएगा वो आ जाएगा E इज इक्वल टू 3/2KT, ठीक। क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू 3/2KT, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। कोई भी चीज मैं क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं,
ठीक है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। आपसे बोल दिया जाएगा कि टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो बताओ कि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यही क्या होगी, तो बस यही होगी, ठीक है। क्या होगी, 3/2 इंटू KT होगी, ठीक है, 3/2 इंटू KT होगी। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, अगर यहीं से हमको ये फाइंड करना हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मास ऑफ गैस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले को आप बस 3kT/2m, ठीक है, मतलब कि 3kT/2 है तो 3kT/2 स्मॉल m से इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना। व्हाट इज स्मॉल m हियर, m इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। बच्चे देखो यही गलती करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ पे वो रख देंगे मोलर मास, नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्मॉल m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। गैस बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होगा, हर एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, वो ही है स्मॉल m है, ठीक है। और कैपिटल M क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, क्या है, मोलर मास ऑफ गैस। तो ये आपको कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मास ऑफ गैस की फॉर्मूला क्या आ गई, 3kT/2m आ गई आपके पास, ठीक है। और ये मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या आ गया, 3/2 n0 इंटू KT आ गया, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या आ गया, 3/2 KT याद आ गया, ठीक। अब देखो इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया, इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आया था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मत बोलना, ठीक है। हाफ इंटू कैपिटल M इंटू V/m²। कैपिटल M और स्मॉल m अच्छे से डिस्टिंग्विश करके याद रखना, ये नहीं कि कैपिटल M की जगह स्मॉल m याद कर लिए और स्मॉल m की जगह कैपिटल M याद कर लिए। देखो बच्चे जहां गलती करते हैं मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आप देखना एग्जाम में यही गलती करके आओगे, जब आंसर मिलाओगे तो ये गलत कैसे हो गया, ठीक है। तो गलत वहीं से हो जाता है, ठीक है ना। अब ये कैपिटल M की जगह स्मॉल m याद कर लोगे और स्मॉल m की जगह कैपिटल M याद कर लोगे, ठीक है। तो ये था आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखो जहां जितना जरूरत है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कौन सी चीज क्या है, कौन सा टर्म क्या है, और बस इतना ही याद रखना, यकीन करो। मतलब अभी तक कितने फॉर्मूले बताए, हार्डली मैं 7 से 8 फॉर्मूले बताया, और 7 से 8 फॉर्मूले एकदम बहुत सारे इजी है और सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया। जहां पे जैसे PV=nRT है तो उसको डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। चाहता तो मैं उसको ही डायरेक्ट बता देगा कि देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना। तो उससे कोई फायदा नहीं, रो के टर्म्स में याद रखो, डेंसिटी के टर्म्स में याद रखो, फिर वहां से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला आता है उसको डिराइव करना याद रखना कि वहां से ये कैसे आएगा। मतलब रो के टर्म्स में दिया है हमारे पास ρ=PM/RT, तो वहां से हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, ये आप याद रखो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में फॉर्मूला मत याद रखो। तो जहां जितना जरूरत है मैं बताता हूँ, ठीक है। और जहां डायरेक्ट याद रखना है, ज्यादा कुछ समझना नहीं है, वहां आप डायरेक्ट याद कर लो। डायरेक्ट याद करने में क्या है, जब आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे तो, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, मीन फ्री पाथ, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन देख करेंगे, और देखना सारे क्वेश्चन जो अभी तक आए हो डायरेक्ट फॉर्मूले पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, और बहुत ईजी। आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया, मतलब इतने अच्छे तरीके से रिवीजन हो गया हमारा। आप ऐसे जरूर बोलोगे, देख लेना अगर ऑनेस्टली पढ़ रहे होगे तो, ठीक। देखो मीन फ्री पाथ क्या होता है, मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। देखो ये मॉलिक्यूल चला, इससे टकराया, बोलो हाँ, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये मॉलिक्यूल चला, इससे टकराया, किसी से भी टकरा सकते हैं, मैं मान लो इससे टकराया, ठीक है, मैं मान रहा हूं ये, ठीक है। अच्छा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है क्या, नहीं है। ये आया, इससे टकराया, ठीक, ये आया, इससे टकराया। तो देखो सारा जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो अलग अलग है। ये मॉलिक्यूल आया, इससे टकराया, टकराने के बाद इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, मतलब ये मॉलिक्यूल इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो सब तो डिस्टेंस अलग अलग है, तो हम किस डिस्टेंस को बोलेंगे, ठीक है ना, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक का एवरेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप लेमडा से डिनोट कर दो, बीइंग अ डॉक्टर से एक्सप्लेन डोनेट कर लो, ऋषभ शाह से डोनेट कर लो, ठीक है ना, ऋषभ शाह से डिनोट कर लो, बीइंग अ डॉक्टर से डिनोट कर लो, एक्स से डिनोट कर लो, लॉ कुमार से डिनोट कर लो, विपिन सर से डिनोट कर लो, दैट इज विपिन शर्मा सर इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड लॉ कुमार सर,
ठीक है, कुछ भी आप समझ लो भाई, फिजिक्स ने नाम दिया है, जो जरूरी थोड़ी है कि हम वो याद रखेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा हम वो याद करेंगे, रोकना है तो रोक लो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मीन फ्री पाथ की वैल्यू, या पूछा जाए एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स की वैल्यू, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, मीन फ्री पाथ ही फाइंड करना है। ठीक है, कभी कभी स्टेटमेंट डायरेक्ट दे देता है, और ये तो सर ने तो बताया ही नहीं था, सर ने तो बताया था बस मीन फ्री पाथ, तो भाई इसी स्टेटमेंट को लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो स्टेटमेंट दे कभी पूछ सकता है, इसलिए स्टेटमेंट याद रखना, ठीक ना। मीन फ्री पाथ का डिफिनेशन क्या होता है, और मीन फ्री पाथ मैंने बताया यहां से ये टकराया, ये मॉलिक्यूल यहां टकराया, ये वाला यही वाला मॉलिक्यूल यहां टकराया, फिर यही वाला मॉलिक्यूल यहां टकराया, फिर यही वाला मॉलिक्यूल इससे टकराया, फिर यही वाला मॉलिक्यूल इससे टकराया, तो ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो कौन सा डिस्टेंस आप बोलेंगे, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि दो कोलिजन के बीच में हम लोग एवरेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। दैट इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स, इट्स कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो सर आप मेरे को डिफिनेशन याद रखना है, हाँ बस डिफिनेशन का, बस ये स्टेटमेंट याद रखना है, और क्या रखना है, और फॉर्मूला याद रखना है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 2 बार क्वेश्चन आया है नीट में। ठीक है सर, √2 समझ में आता है, पाई भी समझ में आता है, पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, ठीक है, हमको पता है सर। ठीक है, और x तो आपने बताया कि मीन फ्री पाथ होता है, ये भी समझ में आया सर। सर d और n क्या है, हियर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये। सर डी क्या है, डी है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। मीन फ्री पाथ निकालते समय हम लोग हर एक मॉलिक्यूल को स्फीयर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, स्फीयर मान लेते हैं। तो इस स्फीयर को जो डायमीटर है, ठीक है, वो क्या है, डी है। ठीक है ना, इस स्फीयर को जो ये स्फीयर क्या है, ये मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल को हम लोग क्या मान लिए, स्फीयर मान लिए। क्या कैलकुलेट करते समय, मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करते समय। ठीक है, तो इस स्फीयर का डायमीटर कितना है, डी है। ठीक है, तो अगर मैं रेडियंस के टर्म्स में इसके फॉर्मूले को लिखना चाहूं तो डी इज इक्वल टू 2r लिख दूंगा, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस। ठीक है ना, डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस होता है, मैथमेटिक्स का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2r रख देंगे अगर रेडियस के टर्म्स में पूछेगा। तो कभी भी मीन फ्री पाथ का अगर आपसे पूछे, ठीक है ना, डेफिनेशन, ठीक है, तो ये होगा, और फॉर्मूला पूछे तो 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन में आपसे पता है क्या पूछेगा, पूछेगा बताओ डायमीटर डबल कर देंगे, ठीक है, तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ट्रिपल कर देंगे तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू कितने से चेंज होगी, बस यही सब पूछेगा आपसे, और कुछ भी नहीं पूछेगा। तो सोचो कितना इजी चैप्टर हो गया आपके लिए, बहुत इजी हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो चलो ये आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जितना कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आपका सारा का सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट बताया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, सारा आप नोट्स बना लेना। ठीक है, सारे नोट्स को दोबारा रिवाइज कर लेना। उसके बाद मैं अभी जो क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं उन क्वेश्चंस को देखना, तुरंत फटाक आपसे बनेगा और सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ऐसा ही करना। नोट्स आप नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा मेरे वीडियोस का, लेकिन आप नोट्स बनाओगे, उसको रिवाइज करोगे, उसके बाद लास्ट 10 to 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, मेरे कराए गए क्वेश्चन के अप्रोच देखोगे, अच्छे से उसको समझोगे, तो यार बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। फिर से बोल रहा हूं, मुझ पर भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुद पे भरोसा ज्यादा रखो। ठीक है, खुद पे भरोसा रखोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, अब चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो, देखना कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा, सारा बस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया हुआ, नीट 2016 का क्वेश्चन। देखो क्या आया हुआ था, आपके पास एक आइडियल गैस है। ठीक है, आइडियल गैस एक कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक है, इस कंटेनर का वॉल्यूम V है। ठीक, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस की जो वैल्यू है वो स्मॉल m दी हुई है। ठीक है, तो आपको बताना था कि डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होगा, हमको यह बताना था। तो सर ने बताया था कि रो इज इक्वल टू PM/RT होता है। ठीक है, इतना बताया था, और सर ने बोला था कि इसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में आप सारी वैल्यू फाइंड कर लेना। अच्छा, हमको इतना समझ में आया। ठीक है, अच्छा, PM/RT
सर ने बताया था मोलर मास को हम लोग स्मॉल m इंटू एन नॉट लिख सकते हैं, वेर एन नॉट इज एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, स्मॉल m क्या होता है? स्मॉल m होता था मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वही तो दिया है क्वेश्चन में, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस स्मॉल m। ठीक है, तो इस कैपिटल M को मैं यहां रख दे रहा हूं, तो ये आया आपका रो इज इक्वल टू पी एम इंटू एन नॉट बाई आर टी। ठीक है, तो ये आ गया का P इंटू स्मॉल m, और इस एन नॉट को नीचे आला तो ये आ गया R बाई एन नॉट इंटू टी, इंप्लाइज दैट रो इज इक्वल टू पी एम। ठीक है, रो इज इक्वल टू पी एम, और इसकी वैल्यू क्या होती है? के होती है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता है फॉर्मूला? आर बाई एन नॉट, सर ने बताया था के इन टू टी। ठीक है, तो ये कितना आ गया? रो इज इक्वल टू पी एम बाई के टी। बस इसी को टिक मारना था। देखो कितना इजी है, कितना इजी है। मतलब जो मैं जितना समझाया हूं ना और जो बोलता हूं उसके वजह से नोट्स बना लो ना, तो मजा आ जाएगा यार आपको, कसम से पूरा मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से नीट 2016 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की जो वैल्यू है आपके पास 200 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, यही आपको बताना था। ठीक है, आपको यही बताना था बस। ठीक है, अच्छा चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक खोल के साथ साथ बैठा करो, मैं हर लेक्चर में बोलता हूं। जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन बैंक खोलो नीट प्रीवियस ईयर का, उसके बाद फिर देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की लाइनिंग समझो कि क्या बताया था, क्वेश्चन में क्या बोला था, और सर कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं ऐसा सोच पा रहा हूँ, सर क्यों सोच पा रहे हैं। देखो अगर कोई चीज आप बेहतर तरीके से नहीं सोच पा रहे हो, इसका मतलब कि ये कि आप साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हो, उसको बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो, और या फिर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। क्योंकि अगर आप नोट्स पहले बना लिए, उसको 2 बार एटलीस्ट रिवाइज कर लिए, तो मैं जितना आपको समझा रहा हूँ सब कुछ समझ में आएगा, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो कितना आसान है। सर ने बताया था कि बी आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 3RT बाई एम। ठीक है, क्या होता है? अंडर रूट 3RT बाई एम। ठीक है, तो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, तो किसी गैस का जो मोलर मास होता है वो तो कांस्टेंट होता है। जैसे मैं बोलूं कि अगर गैस तुम्हारा ऑक्सीजन है तो इसका मोलर मास कितना होगा? 32 ग्राम होगा आपके पास, तो 32 ग्राम तो कांस्टेंट है, तो मोलर मास तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो वी आर एम एस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक, बस यही करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x1 बाई x2 इज इक्वल टू y1 बाई y2। ये तो मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूं कि प्रोपोर्शनल साइन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन मैं हटाऊंगा तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं वी आर एम एस बाई 1 बाई वी आर एम एस बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 बाई T2। ठीक है, तो एट टेम्परेचर T1 व्हाट इज वी आर एम एस 1? दिस इज 200 बाई वी आर एम एस 2 इज इक्वल टू अंडर T1 किस टेम्परेचर पे? 27 डिग्री। ठीक है, सेंटीग्रेड। बस यही बच्चे गलती करके आएंगे, इसलिए उनका आंसर गलत आता है। और एक ऑप्शन दिया रहेगा ऐसा भी, और आप उसको टिक मार के आओगे गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, ये जो टेम्परेचर है वो केल्विन में रखना। यहां बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं गलत करके आपको हाईलाइट किया। ठीक है ना, कि यही आप करके आओगे एग्जाम में। यहां डिग्री सेंटीग्रेड में मत रखना, क्या रखना? केल्विन में रखना टेम्परेचर। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपका वैल्यू था 200। ठीक है, तो इसको 27 प्लस 273 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, तो यहां क्या रखोगे? 300 केल्विन। ठीक है, बाई T2। ठीक है, तो कितने टेम्परेचर पे फाइंड करना है आपको? आपको फाइंड करना है 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो इस 127 प्लस 273 ये कितना आएगा? 400 केल्विन आएगा। ठीक है, मतलब 400 केल्विन पे आपको फाइंड करना है T2 की वैल्यू। VRMS2 निकालना है आपको। ठीक है, एट T2 टेम्परेचर VRMS2 क्या होगा? नया रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होगा? बस इसको सोल्व कर लो। 200 बाई, इसको मैं x मान ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, x इज 200 बाई x अंडर रूट 300 बाई 400, अंडर रूट 300 बाई 400, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 200 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। तो ये आपको कितना आ गया? x इज इक्वल टू 400 बाई रूट 3 मीटर पर सेकेंड। बस यही ऑप्शन में था और यही आपको टिक मारना था। देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन, मतलब बस फॉर्मूले पे। ठीक ना, बस फॉर्मूला आपको याद हो तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जितने भी क्वेश्चन हैं आपसे बन जाएंगे। ठीक है,
चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नीट 2015 का क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि आपके पास 2 कंटेनर है, दोनों कंटेनर में आइडियल गैस भरा हुआ है, ठीक। और दोनों कंटेनर में जो आइडियल गैस भरा हुआ है वो किस टेम्परेचर पे है, टी टेम्परेचर पे है, मतलब सेम टेम्परेचर पे है, ठीक। ये आपका कंटेनर ए मान लो, ये कंटेनर बी मान लो, ठीक है। कंटेनर ए में जितना भी प्रेशर है दिस इज ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ कंटेनर इन बी, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। इस कंटेनर में जो गैस है, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी, उस डेंसिटी को मैं रो से डिनोट कर रहा हूं, वो 1.5 टाइम्स ऑफ जो गैस कंटेनर बी में है उसके डेंसिटी के है, ठीक। तो आपको बताना था कि इसमें जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास, मतलब सॉरी मॉलिक्यूलर मास बोल रहा हूं, उसका मोलर मास Ma है, ठीक है। और जो बी में जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास Mb है, ठीक है। तो Ma/Mb की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अरे तो सर ने तो बताया था कि डेंसिटी का दिया हुआ रिलेशन, पी का भी रिलेशन दिया है, आपको मोलर मास का रिलेशन फाइंड करना हो, और आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के केस में क्या सर ने बताया था कि रो इज इक्वल टू PM/RT। आपका रेशियो किसका फाइंड करना है, मोलर मास का। तो यहां से मोलर मास निकाल देता हूं, तो यह है आपका M इज इक्वल टू रो RT/P, कितना, रो RT/P, ठीक है। अच्छा दोनों में टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो टेम्परेचर तो सेम है, आर तो कांस्टेंट होता ही है, मतलब कि मास इज प्रोपोर्शनल टू रो बाई पी, ठीक। मास इज प्रोपोर्शनल टू रो बाई पी, ठीक। अच्छा अब प्रोपोर्शनल साइन हम हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको जरा बताना। तो Ma/Mb इज इक्वल टू रो A/रो B इंटू, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, PA इंटू PB, ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखो रो ए की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 ऑफ रो बी दी है बाई रो बी, इंटू पीबी की वैल्यू क्या दी हुई है, पीबी की वैल्यू पीबी रख दो, और पीए की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, 2 दी हुई है। तो पीबी कैंसिल, रो बी कैंसिल, तो ये आपका कितना आ गया 1.5/2, ठीक है। इसका मतलब कितना, ये आ गया आपका 15/20, मतलब ये आपका क्या 3/4, ठीक है। तो Ma/Mb की वैल्यू कितनी आ गया है आपके पास, वो आ गया आपके पास 3/4। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, इससे भी इजी कुछ आएगा क्या भाई, मतलब डायरेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूले पे, कुछ सोचना ही नहीं, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बस ये मतलब सॉरी, जब जो फॉर्मूला मैं बताया हूं आपको वो फॉर्मूला रखना है, जो भी वैल्यूज दी हैं उसको पुट करना है खटाक से, और खटाक से आंसर निकाल लेना है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी आपकी उतना जल्दी आंसर निकालोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी तो आंसर तो आपका आ जाएगा, लेकिन जो 1 मिनट लगता था क्वेश्चन में वो कितना लगेगा, 4 से 5 मिनट लगेगा। एक क्वेश्चन के बदले में आप बहुत सारे क्वेश्चन खोदोगे, इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कॉन्सेप्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नीट 2014 का, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रेडियस r, गैस के मॉलिक्यूल्स का रेडियस कितना दिया, r दिया है, इज, ठीक है। क्या मतलब आपको बताना था कि मीन फ्री पाथ का जो रिलेशन है वो गैस का मॉलिक्यूल अगर रेडियस r है, ठीक है, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए थे और आपको टिक मारना था, बस क्या करना था, आपको टिक मारना था बस, ठीक है। चलो हमको बस टिक मारना था, आप क्वेश्चन पलट लो, ठीक है ना, नीट प्रीवियस ईयर का, नीट 2014 का, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस रेडियस r, ठीक है, आपको यह बताना था, ठीक है ना, कि अगर गैस का मॉलिक्यूल का आपका रेडियस r दिया है तो मीन फ्री पाथ किस तरीके से उससे रिलेटेड है ये आपको बताना था। तो सर ने बताया था कि मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू 1/√2 पाई d²n, ठीक है। अच्छा वे d इज व्हाट, d इज आपका डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर को मैं ट्वाइस ऑफ रेडियस लिख सकता हूं, मैं बताया हूं अपने स्लाइड में, ठीक है। तो यहां से क्या है, x इज इक्वल टू 1/√2 पाई 2r का स्क्वायर इंटू n, ठीक है, इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/4√2 पाई r²n, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे कि जो x है मतलब कि मीन फ्री पाथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², बस यही ऑप्शन में था, ठीक है ना। और आपको इसको टिक मारना था, आपको 4 नंबर मिल जाते, सोचो
मतलब इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जिस पर बच्चे को याद होगा डायरेक्ट क्या करेगा, दिखेगा x इक्वल टू दिस है, यहाँ पे 2r रखेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, सोचो, दैट इज x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, या फिर x इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में था, आपको इसको टिक मार देना था। मतलब यार 4 नंबर मिल जाते, सोचो, मतलब इतना इजी क्वेश्चन था 2014 में आया हुआ कि बस आपको फॉर्मूला याद है। तो कोई तेज बच्चा क्या सोचेगा, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, तो यहाँ 2r रखेंगे तो r स्क्वायर बन जाएगा, तो x इज प्रोपोर्शनल टू 1/, और यहाँ पे r स्क्वायर आएगा। ऑप्शन में देखा वो टिक मार दिया, तो x इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आपका ये सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे नीट 2013 का क्वेश्चन। कहाँ क्वेश्चन देखेंगे, नीट 2013 का क्वेश्चन। देखो सारा डायरेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन। क्या पूछा होता क्वेश्चन नीट 2013 में, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर of 1 gram of helium at NTP from T1 Kelvin to T2 Kelvin। ठीक है, मतलब कि पूछ क्या रहा था आपसे क्वेश्चन में, आपको हीलियम गैस था, ठीक ना, गिवन एक कंटेनर में मान लो हीलियम गैस रखा हुआ है। ठीक, इसका टेम्परेचर T1 है। ठीक, आप इसमें हीट सप्लाई किए और अब इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, T2 हो गया है। ठीक, और इसमें कितना हीलियम है, 1 ग्राम हीलियम है। ठीक है, तो बताओ इस हीलियम का टेम्परेचर T1 से T2 करने में, ठीक है, आपको कितने हीट की जरूरत पड़े। ठीक है, तो देखो सिंपल है इसमें, अगर ये हीलियम किसी भी कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी गैस जिस कंटेनर में रखा होता है उसकी वॉल्यूम उतनी ही हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या ये जो कंटेनर है, जो ये कंटेनर है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी या घट जाएगी, क्या नहीं, कंटेनर तो उसी साइज का रहने वाला है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सर ने बताया था थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, वो क्या होती है, एनसीवी डेल्टा टी। क्या होती है, एनसीवी डेल्टा टी, ये होती है। ठीक है, अच्छा, वेयर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। सीवी क्या है, अब सीवी मत पूछना भाई, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया हूं। डेल्टी इज क्या, चेंज इज टेम्परेचर। ठीक है, तो एन सी वी, डेल्टी इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या, फाइनल टेम्परेचर T2 है, इनिशियल क्या T1 है, तो यह है आपका T2 माइनस T1। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मैंने बताया था आपको, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मैंने बताया था आपको कि सीवी की वैल्यू 3R/2 होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, तो सर आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस है, देखो आपको हीलियम यूज किया गया है, हीलियम, इस पे कितने एटम्स हैं, 1 एटम है हीलियम का, तो 1 एटम हीलियम का है, इसका मतलब क्या, उसको कैसा गैस बोलते हैं, मोनो एटॉमिक गैस बोलते हैं। तो सीवी की वैल्यू उसके लिए कितनी होती है, 3R/2 होती है। सर कैसे होती है, तो भाई अगर कैसे होती है, अगर आप ये मुझसे अभी पूछ रहे हो तो आपने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नहीं देखा, और अगर देखा भी है तो नोट्स नहीं बनाया, उसको रिवाइज नहीं किया। और मैं बार बार आपको बोलता हूं, अगर आप नोट्स बना के उसको रिवाइज नहीं करते हो तो गलती आपकी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर कोई आपको स्कोर नहीं करवा सकता एग्जाम में। नोट्स बनाओ, सारे कॉन्सेप्ट को याद रखो, इसलिए मैं सब कुछ सीरियल वाइज कराते जा रहा हूँ। 11 का पहला चैप्टर उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, सब कुछ लाइन से करवा रहा हूँ, और करवाते करवाते अब बस 1-2 चैप्टर बच गया, फिर खत्म, फिर हम लोग 12th स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो सीवी की वैल्यू कितनी होती है, 3R/2 होती है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक कैसे पता चला, हमारा हीलियम यूज हुआ है, हीलियम के पास 1 एटम है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दो। ठीक, इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू N। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास, तो गिवन मास कितना है, 1 बाई मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो होता है 4। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हीलियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 4 ग्राम होता है। ठीक है, तो गिवन मास कितना है, 1 ग्राम बाई मोलर मास, तो N इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 आ गया, तो N की वैल्यू रख दी है 1/4 इंटू इसकी वैल्यू 3R/2 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, लेकिन आपको जो ऑप्शन था ना वो दिया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में, तो बच्चे घबरा गए थे। तो घबराना क्या है भाई, R दिया है, मतलब कि क्या, सर ने बताया था K इज इक्वल टू R/A0 होता है, वेयर K इज व्हाट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो R की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू हो जाएगी N0 इंटू K। ठीक है, इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से कितना आ गया, 3, 4 2 8, और R की वैल्यू क्या, N0 इंटू K
T2 माइनस T1। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी हीट एनर्जी की आपको जरूरत है, 3/8 N0 इंटू K इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, बस एक्चुअली क्वेश्चन में ये एवोगाड्रो नंबर को Na से डिनोट किया था और इस K को मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को Kb से डिनोट किया था। ठीक है ना, इसलिए आप देखोगे क्वेश्चन नीट 2013 का, तो 3/8 Na इंटू Kb इंटू T2 माइनस 1। ठीक है ना, तो ये आपको गिवन था। ठीक है ना, और इसको आपको टिक मारना था। तो आप किसी से भी डिनोट करो, हम तो जानते हैं कि N0 एवोगाड्रो नंबर होता है, तो मैं N0 से यहाँ पे सोल्व करके आपको बताया। ठीक है, तो N0 की वैल्यू कितनी होती है, एक बार दोबारा डिवाइस करो तो होती है 6.0 इंटू 10⁻23। तो हीट एनर्जी की हमारे पास वैल्यू आ गई 3/8 N0 इंटू K T2 माइनस T1। बस इसको आपको टिक मार देना था। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन और कितना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, सब पे मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाए और जितना भी मैं फॉर्मूला आपको बताया हूं उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे आए हुए हैं सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक, देखो नीट 2013 क्वेश्चन, एक कंटेनर में गैस रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इस कंटेनर में जो गैस रखा हुआ है उसका प्रेशर P आपको गिवन है। ठीक है, इस कंटेनर में जो गैस है उसका प्रेशर P गिवन है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है गैस बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज हाफ्ड, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका मास हाफ कर दो और सबकी स्पीड डबल कर दो एंड देयर स्पीड इज डबल्ड, देन रिजल्टेंट प्रेशर exerted by gas on walls of container पे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब कि पहले एक कंटेनर में गैस भरा हुआ था, उसका प्रेशर P था, मतलब प्रेशर P एग्जर्ट कर रहा था ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि गैस तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बना होगा, सर ने तो बताया ही था। ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल्स का मास आप हाफ कर दो और सारे मॉलिक्यूल्स का स्पीड डबल कर दो, तो बताओ जो अब प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा वॉल्स ऑफ कंटेनर पे उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मैं तो सर का स्टूडेंट हूं। ठीक है, मुझे तो सर ने सब कुछ बताया है। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर एग्जर्टेड बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर क्या होता है, P इज इक्वल टू N इंटू M, ठीक है, बाई 3B इंटू VRMS का स्क्वायर। ठीक है, तो सर ने क्या बताया था कि अगर प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर पूछे और वहां सिर्फ स्पीड की बात हो रही हो तो समझ जाना कौन से स्पीड की बात हो रही है, VRMS स्पीड की बात हो रही है। ये मैंने अपने फर्स्ट स्लाइड में ही बताया, फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में, जब भी मैं इस चीज का डिस्कशन कर रहा था मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, तो स्पीड की अगर बात हो रही है प्रेशर कैलकुलेशन में तो वो VRMS की ही बात हो रही है। ठीक है ना, अच्छा, अब आपको क्या करना, इफ मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज हाफ्ड, ठीक है, तो क्या इसको हाफ कर दे रहे हैं, कैपिटल M को हाफ कर दे रहे हैं, नहीं, ये गलती मत करना। ठीक है, इसको हाफ नहीं कर रहे हैं। ये M क्या होता था, ये होता था आपको मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ गैस होता था। ठीक है, तो मास ऑफ मॉलिक्यूल क्या किससे डिनोट करते थे, स्मॉल m से डिनोट करते थे। तो पहले इस फॉर्मूले को हमको स्मॉल m से डिनोट करना होगा। ठीक है ना, स्मॉल m इसमें लाना होगा तभी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो इसको हम स्मॉल m में लाते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू n क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, सर ने क्या बताया था, गिवन मास बाय मोलर मास, मैं सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है, तो ये आ गया m बाई m इंटू m बाई 3v इंटू VRMS का स्क्वायर। तो m कैंसिल हो गया आपका, ये आपका कितना आ गया जरा बताना, तो m बाई 3v इंटू VRMS का स्क्वायर। ठीक है, VRMS का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक, चलो अब आपको क्या करना है कि मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इसको आपको क्या कर देना, हाफ कर देना है और इसको आपको क्या कर देना, डबल कर देना है, स्पीड आपका डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो आपका इनिशियल प्रेशर तो ये था पहले, ठीक है, P था मान लो आपको। अब आप जो P न्यू है, जो फाइनल प्रेशर है वो कितना है, इसको हाफ कर दो, आपको इसको हाफ कर देना है, M को हाफ कर देना है आपको। ठीक है, मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स हाफ, तो ये हो गया m बाई 2 बाई 3v इंटू VRMS, मतलब स्पीड को डबल कर देना है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, 2 VRMS कर देना है, इसका स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बता, तो 1 बाई 3v इंटू m बाई 2 इंटू 4 VRMS स्क्वायर। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 आपका। ठीक है, तो ये आपका कितना आया जरा देखना, तो ये आपका आया 2m VRMS का स्क्वायर बाई 3v।
ठीक है। और ये चीज क्या थी देखो, m/3v v RMS स्क्वायर, m/3v v RMS स्क्वायर, इसकी वैल्यू p थी, ठीक है। इसका मतलब कि जो नया प्रेशर आया उसकी वैल्यू क्या आई, ट्वाइस p। क्या आया, ट्वाइस p, ठीक है। समझ में आया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था और कितना आसान क्वेश्चन था, फटाक से टिक मारना था आपको। मतलब अगर प्रैक्टिस किए होगे तो कुछ नहीं करना था। कन्वर्जन मैंने बताया ही है कि कैपिटल एम को स्मॉल एम में कैसे करेंगे, स्मॉल एन को मैं नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ मैंने बताया था बस। और जो आपका न्यू प्रेशर होगा, जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा, वो ट्वाइस ऑफ पी के हो जाएगा। आपको इसको टिक मार देना था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो नीट 1999 का क्वेश्चन, ठीक। आपसे क्या पूछा गया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस कितना होगा, ठीक है। बस ये पूछा था, आपको टिक मारना था। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था आपका पास, 4 दिया था, 6 आपका दिया था, 3 और दिया था 1। देख लेना क्या क्या ऑप्शन में दिया था। ऑप्शन में बस 5 ने दिया था। तो बहुत बच्चे जो मैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देखे होंगे, तो अगर सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देखे होंगे तो वहां मैंने बताया था कि लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। सॉरी लीनियर बोल रहा हूं, ट्राई एटॉमिक गैस का कितना होता है, 5 होता है। मैंने वहां ये नहीं बताया था कि ट्राई एटॉमिक गैस के केस में, ठीक है, लीनियर के केस में कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम और नॉन लीनियर के केस में कितना होता है। मैंने थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बताया। तो जो बच्चे सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स देख के गए होंगे, ठीक है ना, वो क्या बोलेंगे, सर ने बताया ट्राई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो इसमें तो 5 ऑप्शन में है ही नहीं भाई, अब हम क्या करें। मतलब सर ने गलत बताया था। नहीं, सर ने गलत नहीं बताया था, तुमने लेक्चर सारे नहीं देखे थे, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो बच्चा लेक्चर देखा होगा, अरे सर ने तो बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5 इसमें नहीं दिया ऑप्शन में। 5 ट्राई एटॉमिक गैस का होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम में। किस केस में होता था, लीनियर के केस में होता था, देखो मेरे स्लाइड में, ठीक है। और नॉन लीनियर के केस में क्या होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राई एटॉमिक गैस का, 6 होता था। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन में नहीं है, क्या ऑप्शन में 6 है। मतलब कि ट्राई एटॉमिक गैस लीनियर केस की बात हो रही है, सॉरी नॉन लीनियर केस की बात हो रही है। नॉन लीनियर के केस में क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। तो बस 6 को टिक मार देना था और आगे बढ़ जाना था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। मतलब बस टिक मारना है और आगे निकलना है, और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीट 1991 का क्वेश्चन, ठीक है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक। देखो नीट 1991 का क्वेश्चन क्या था, आपसे क्या पूछा गया था। आपसे पूछा गया था रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस, ठीक है। आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता, प्रेशर पी को प्रेशर से पी से डिनोट करेंगे और टोटल एनर्जी को ई से डिनोट करेंगे आपको, ठीक है। तो एक गैस की जो टोटल एनर्जी होती है ना, उसको हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने वहां नहीं बताया था अपने स्लाइड में, लेकिन यहां बता रहा हूं, इसलिए बोलता हूं पूरा लेक्चर देखा करो। अगर आप मेरे लेक्चर मेरा 2 घंटे का है तो आप 1 घंटा देख रहे हो तो आप गलती करो। मेरा घंटा अगर 2 घंटे का है तो 10 मिनट देख रहे हो तब भी गलती कर रहे हो। अगर लेक्चर देखना है तो 2 घंटे के 2 घंटे देखो, अगर लेक्चर नहीं देखना तो 1 भी मिनट मत देखो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ना बताया हो, वो लास्ट में क्वेश्चन में मैं करवाऊं, ठीक है। तो सारा लेक्चर देख लोगे ना, ठीक है, तब आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर होता है। इस तरीके से मैं अपने लेक्चर को प्रेजेंट करता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा घुमाएगा, सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो पूरा लेक्चर देखो, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन घुमा सकता है, आप क्या सोच सकते हो, कहाँ गलती कर सकते हो, सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो उन सारी बातों को आप ध्यान में रखना। तो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस फाइंड करना। देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको, चलो ठीक है। इसको सोल्यूशन देखते हैं। देखो हमको प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसका फॉर्मूला पता है, P = NM V RMS का स्क्वायर बाई, ठीक है, क्या होता है 3V होता है, ठीक है। इस N को क्या लिख सकते हैं, M/M लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया, जस्ट बताया मैंने, 1/3, ठीक है, M/V और यहाँ पे कितना आ गया, V RMS का स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। MM कैंसिल हो गया आपका, देखो MM कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास कितना आएगा जरा बताना। तो ये आ जाएगा पास 1/3, ठीक है, ये आपको आ गया 1/3 इंटू M/V इंटू V RMS का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये आया आपके पास, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो P = क्या हुआ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो इस 2/3 को बाहर कर लो इंटू,
ठीक है, इस बाई 2/3 को बाहर कर लो, 2/3 बाई वी, ठीक है ना, ये वी, ठीक है, और यहां पे कितना आ गया इनटू, ठीक है, इनटू आ गया आपका 1/2 m इंटू वी RMS का स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। और ये क्या होता था आपका, ये होता था आपका, ठीक है, क्या होता था आपका, ये होता था आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर मैं इस स्मॉल m को v से डिवाइड कर दूं, स्मॉल m को v से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाता था आपका रो, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इस m बाई वी को मैं कर दे रहा हूं डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 इंटू हाफ इंटू रो वी RMS का स्क्वायर, क्या होता है वी RMS का स्क्वायर, ठीक है। आप याद कर लो, अगर आपको नहीं पता होगा, अभी मैंने बताया भी नहीं, हाफ इंटू रो इंटू वी RMS का स्क्वायर, ये जो होता है वो टोटल एनर्जी ई ऑफ ए गैस होता है, याद कर लो इसको, मैंने अपने स्लाइड में आपको नहीं बताया, ठीक है ना, देखो लेकिन यहां बता रहा हूं आपको, इसलिए बोलता हूं पूरा वीडियो देखो। हाफ इंटू रो इंटू वी RMS स्क्वायर, दिस इज टोटल एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ ए गैस, ठीक है। अच्छा, तो यहां से क्या आया, P इज इक्वल टू 2/3E, क्या आया, P इज इक्वल टू 2/3E, बस इसी को आपको टिक मारना था, इसी को आपको टिक मारना था। और ये जो मैं लिखा हूं इसको टोटल एनर्जी तो बोलते ही हैं, ठीक है ना, और इसको हम लोग एक और टर्म देते हैं, क्या देते हैं, वो हम लोग देते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, ठीक है, हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, इसीलिए बोलता हूं पूरा लेक्चर देखा करो, कभी कभी कुछ चीजें स्किप हो जाती है, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू करवा देता हूं, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब आपको क्या यहां से आप नया कॉन्सेप्ट क्या सीखे, यहां से मैं नया कॉन्सेप्ट ये सीखा कि टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस को हम लोग हाफ इंटू रो इंटू वी RMS का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस हाफ इंटू रो वी RMS स्क्वायर को हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं, और इस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, बस ये आपको याद रखना है। तो कभी कभार हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए गैस इज गिवन बाई, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी क्या फाइंड करना है, ई फाइंड का मतलब, तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू पी आ जाएगा, ठीक है। आपसे बोला जाए कि बताओ एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन कितना हो, तो घबरा जाओगे, अरे यार एनर्जी डेंसिटी कहां से आ गया, तो सर ने एक क्वेश्चन के थ्रू करवाया था, बोला था क्या कि एनर्जी डेंसिटी और पी के बीच में रिलेशन क्या होता है, पी इक्वल टू 2/3, ठीक। हालांकि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस, तो पी इक्वल टू 2/3E, आपको उसको टिक मारना था। चाहो तो आप इस रिलेशन को पी इक्वल टू 2/3E को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। P इक्वल टू 2/3E हो गया, चाहो तो इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो फॉर्मूले के तौर पे। देखो अब नीट 1989 में क्वेश्चन आया हुआ, क्या पूछा था आपसे, ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक गैस है आपके पास, ठीक है, उसके पास n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, कितने हैं, n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो आपको बताना था मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल की वैल्यू कितनी होगी, ये बताना था आपको। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, जिस बच्चे को याद होगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो क्या याद करेगा, सर ने क्या बताया था, एक मॉलिक्यूल गैस के लिए, एक मॉलिक्यूल गैस के लिए अगर n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो तो एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, FkT/2, ठीक है। और अगर f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो तो FkT/2 होता है रिलेशन एक मॉलिक्यूल के लिए। तो यहां पे पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल की तो बात कर रहा है, ठीक है। पर मॉलिक्यूल मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है यहां पर, ठीक है। तो मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल, बस यहां क्या किया कि एनर्जी की जगह मीन एनर्जी टर्म यूज कर दिया है, ठीक है। तो अगर n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, किसी गैस के पास, तो एक मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो क्या होता है, FkT/2, और यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को f से डिनोट नहीं किया, n से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, f का जगह n रख दो, तो NkT/2, कितना, NkT/2, ठीक है। बस यही ऑप्शन में था, आपको टिक मारना। सोचो ये आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ये कोई क्वेश्चन हुआ यार, आपको बस इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी याद है, सर ने बताया था कि एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए अगर n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो उससे एनर्जी कितना रिलेटेड होता है, FkT/2 होता है,
सर ने ये बताया था। अब यहाँ पे f के जगह n दिया हुआ है तो बस f के जगह n रख देना है और n के t/2। कितना सिंपल। फिजिक्स बहुत आसान है यार, अपने दिमाग में आप बस ये सोच कर रखे हो ना कि फिजिक्स टफ है, इसलिए सब कुछ आपको टफ लगता है। ठीक है, फिजिक्स बहुत आसान। चलो अब देखते हैं हम लोग नीट 1991 का क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और देखना इस क्वेश्चन को आप पलट के देखना। आप क्वेश्चन बैंक खोले होगे तो मतलब इस क्वेश्चन को इतना लंबा लिखा हुआ है, बच्चे क्वेश्चन देख के एग्जाम में छोड़ देंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन बाप रे बाप क्या आने वाला है। तो भाई कभी कभी क्वेश्चन बहुत लंबे दिए जाते हैं नीट में, सिर्फ आपको घबराने के लिए, सिर्फ आपको टेंस्ड करने के लिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन में होता है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, आपके पास 3 कंटेनर है, बहुत लंबा लाइन दिया हुआ था। आप क्वेश्चन बैंक खोलना, ठीक है, आप देखना इतना लंबा क्वेश्चन दिया हुआ था और सॉल्यूशन देखना कितना इजी है इसका। 3 कंटेनर है, तीनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, तीनों का वॉल्यूम सेम है आपके पास। इसमें गैस भरा है, इसमें भी गैस भरा है, इसमें भी गैस भरा है। ठीक, इसमें जो गैस भरा है उसका m1 मास, इसमें जो गैस भरा है उसका m2 मास, इसमें जो गैस भरा है उसका m3 मास। इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स जितने हैं वो n1 है, इसमें कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं n2 है, इसमें कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं n3 है। बाप रे बाप। इस कंटेनर में जो गैस भरा हुआ है उसमें P1 प्रेशर है, इसमें जो भरा हुआ है उसमें P2 प्रेशर है, इसमें जो गैस भरा हुआ है उसमें P3 प्रेशर है। अब क्या किया गया कि ये तीनों जो कंटेनर में गैस थे उसको एक कंटेनर में भर दिया गया। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ठीक है, इस कंटेनर में भर दिया गया। तो बताओ इन तीनों गैस को जब इस कंटेनर में भर देंगे तो इसमें जो टोटल प्रेशर आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना था। ठीक है, देखना आप स्टेटमेंट पढ़ के, कितना भयानक सा दिया हुआ था, मतलब ठीक है ना, बहुत लंबा स्टेटमेंट दिया हुआ था। देखो इसका सोल्यूशन। अरे मेरे सर ने तो बताया था कि अलग अलग कंटेनर में अलग अलग गैस भरा हो, अलग अलग प्रेशर हो, सबको एक ही में मिला दो तो जो एक में मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट प्रेशर आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। घबराना मत, बस तीनों प्रेशर को ऐड कर देना, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये क्या था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बस यही आंसर था, इसको टिक मारना था। और ऑप्शन में देखना क्या क्या दिया हुआ था आपको, P इज लेस देन P1 प्लस P2 प्लस P3, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3/3, एकदम भयानक सा। और देखो क्वेश्चन में भी क्या क्या दिया हुआ था, M1 मास, M2 मास, M3 मास, N1 पार्ट, N1 मॉलिक्यूल्स, N2 मॉलिक्यूल्स, N3 मॉलिक्यूल्स, सब कुछ आपको सिर्फ टेस्ट करने के लिए दिया गया था। ठीक है, वो एग्जामिनर आपको ये चेक कर रहा था कि आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो आप क्या बोलोगे कि P टोटल कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो देखो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए थे अपने स्लाइड में, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए जितना नीट में पॉसिबल है आना और जितना आ चुका है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर मेरे लेक्चर को सिर्फ आप मुंह उठा के देख लेते हो तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। आपको साथ साथ नोट्स बनाना होगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप साथ साथ नोट्स बनाओ, किसी और से नोट्स मत मांगो यार, क्योंकि सबका नोट्स बनाने का तरीका ना अलग अलग होता है। मैंने देखा बहुत सारे 2-3 बच्चे बोल रहे हैं कि सर के अपने स्लाइड्स का फोटो क्लिक करके हमें दे दो, या फिर कोई बच्चा अगर सर का नोट्स बनाता है तो मुझे दे दो। तो मैं ये आपको रिकमेंड ही नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं आपको ये बोलूंगा कि सबका नोट्स बनाने का तरीका अलग अलग होता है। आप अपने लैंग्वेज में नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करो। अभी भी आप सोच रहे हो कि टाइम नहीं है, भाई आप रिविजन के तौर पर इन वीडियोज को देख रहे हो ना, ठीक है, तो रिवीजन के तौर पे देते तो लिख के चीजों को अगर करोगे ना तो ज्यादा क्लियर होंगी आपकी। ठीक है, तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे, लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए हो जाएगा। तो टाइम है आपके पास, आप दिमाग में सोच लियो कि आपके पास टाइम नहीं है, तो इतना तो टाइम है कि आप जब वीडियो पूरा देख सकते हो तो साथ साथ उसके बेसिस पे नोट्स बना सको। तो नोट्स अपने हिसाब से बनाओ, नोट्स खुद से बनाओ, ठीक है, और उसे बार बार पढ़ो, बीच बीच में पढ़ते रहो। जितने बार रिवीजन करोगे अपने नोट्स का उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो मेरी पहली बार वीडियो देख रहा है, ठीक है ना, होप कि आपको पसंद आया होगा। मेरे जितने भी शुरू से लेक्चर्स हैं, वेक्टर से लेकर मैं सब कुछ लाइन से कवर किया हूं, मतलब सारा कुछ सीक्वेंस में कवर किया हूं, क्लास 11 से लेकर अभी तक सब कुछ अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सारे लेक्चर देखो, सारे के बेसिस पर नोट्स बनाओ और रिवाइज करते जाओ, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और मैं आने वाले कुछ दिनों में 3-4 दिनों में 20 या 21 तारीख को एक अच्छी सी वीडियो बनाने वाला हूं कि आप मेरे लेक्चर से आप बेस्ट तरीके से कैसे स्कोर कर सकते हो और फिजिक्स में कैसा बेस्ट स्कोर कर सकते हो, मतलब आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करो, पहले कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ो, फिजिक्स को अभी इस टाइम पे कितना टाइम देना चाहिए। मैं 3 से 4 दिन में एक वीडियो आपके सामने दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखें, आपको जरूर वीडियो पसंद आएगी। और उस तरीके से अगर आप काम करोगे, ठीक ना, अपने टाइम को खुद से मैनेज करते हुए, तो फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो मैं फिर से बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज नोट्स बनाओ,
सिर्फ मुंह उठा के मत देखो मेरे लेक्चर को, उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। इससे मेरी मेहनत भी बेकार होगी, ठीक है, और आपकी मेहनत भी बेकार होगी। लास्ट में आप सब कुछ भूल ही जाओगे, ठीक है। इसलिए नोट्स बनाओ, जितने बार आपको टाइम मिलता है उतने बार रिवाइज करो, जितने बार रिवीजन होता है पॉसिबल उतने बार करो, उससे चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। और हाँ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साथ में मत छोड़ना, ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही आपकी रैंक ऊपर करेगी। सबसे पहले एग्जाम में आप क्या करना, बायोलॉजी अटेम्प्ट करना, फिर केमिस्ट्री करना, उसके बाद फिजिक्स करना। और हमेशा याद रखना कि फिजिक्स में हमेशा कम से कम लास्ट में 1 से 1.5 घंटे आपके पास हाथ में बचने चाहिए, ठीक है, तभी आप फिजिक्स पूरा कर सकते हो। कम से कम 1 घंटे तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि 45 क्वेश्चन होते हैं। 45 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, 15 क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल आता है, ठीक है। तो मैं आसान चैप्टर जहां पे आप स्कोर कर सकते हो वो मैं उस वीडियो में बताऊंगा। तो 3-4 दिन में मेरी वीडियो आने वाली है, ठीक है, कि आसान ये चैप्टर्स हैं, आप पहले इस पर फोकस करो, तो इससे आप बेस्ट स्कोर कर सकते हो। तो उस वीडियोस को आप जरूर देखना, ठीक है। 20-20 में मैं और वीडियो को ऐसी वीडियो आपके डालते रहूंगा कि जो आपको थोड़ी मोटिवेट करे, और फिजिक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, और फिजिक्स को कैसे सीखना है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, उन सब वीडियो में मैं ये सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे वेव मोशन। उसके बाद फाइनली हमारा 11th कंप्लीट होगा। देखो टाइम हमारे पास कम है थोड़ा, ठीक है, लेकिन इसके वजह से मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि कोई भी चैप्टर को फट से निपटा दूं, फॉर्मूला लिखूं, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूं और निपट जाऊं, मतलब मैं निकल जाऊं, साइड से निकल जाऊं, ठीक है। तो मतलब ये मेरे पढ़ाने का तरीका शुरू से नहीं है, ठीक है। टाइम जितना भी हो, अगर मैं किसी चैप्टर को पकड़ा हूं तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा, ठीक है। मैं फिर बोलता हूं, मुझे आपके साइड से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आप मेहनत करो, आपको रिजल्ट मिले और सब कोई डॉक्टर बनो, ठीक है। मेहनत करोगे तो बन जाओगे, कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, ठीक है ना। हमारा जो दिमाग है उसको कठिन बना देता है। तो अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा रखो, पॉजिटिव सोचो और जिंदगी में बहुत अच्छा करो, एक अच्छे इंसान बनो और सब डॉक्टर बनो। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। खूब मेहनत करो आप लोग। कोई भी सजेशन की जरूरत हो, ठीक है, तो कमेंट में करके बताओ। वीडियो पसंद आई हो आपको, ठीक है, तो एक लाइक कर देना और थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना, ठीक है। अब थोड़ा मैं बिगनर हूं, ठीक है, यूट्यूब पे पहली बार पढ़ा रहा हूं मैं, तो इस पर थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है यार। और हाँ, अगर वीडियो ना पसंद आई हो, ठीक है ना, वीडियो ना पसंद आई हो तो प्लीज एक डिसलाइक कर देना और कमेंट में जाके जरूर बताना। डिसलाइक करने के बाद सो मत जाना, डिसलाइक करने के बाद एक बार कमेंट में बता देना यार कि मतलब इस वीडियो में आपको क्या कमी लगी और कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है। मैं अगर वो कमेंट जेन्युइन होगा तो जरूर ही जरूर उस पर रिप्लाई करूंगा, उसको जरूर सुधारूंगा, जरूर इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है। सो मेहनत करो, ठीक है, और स्टे सेफ। Thank you so much for listening this lecture. Thank you.